इस कोरोना काल में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही खुला आमंत्रण हो सकती है कोरोना के लिए। ऐसा ही कुछ होने वाला था नोएडा और मेरठ में, जहां डॉक्टर्स के कवच के साथ हुई है बहुत बड़ी लापरवाही। एक तरफ कोरोना पर वार जारी है, तो दूसरी ओर कमजोर हथियार उन सिपह सलारों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं घटिया पीपीई किट की, जो नोएडा और मेरठ के अस्पतालों तक जा पहुंची। सही सुना आपने। जिस कोरोना महामारी से लोहा लेने वाले डॉक्टरों के साथ होने वाली गड़बड़ी सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जिन पीपीई किट को हथियार बनाकर डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हैं, उनमें गड़बड़ी सामने आई है। कोरोना काल में पीपीई किट में गड़बड़ी। जिस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उस कोरोना काल में सामने आई है पीपीई किट में गड़बड़ी। ये गड़बड़ी है या लापरवाही, लेकिन इसके सामने आते ही प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा है। सवाल ये कि आखिर कौन है डॉक्टरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला। गड़बड़ पीपीई किट कैसे जारी की गई? जहां एक तरफ देश कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, डॉक्टर अपने परिवारों की चिंता छोड़ देश की सेवा में जुटे हुए हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में डॉक्टरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीपीई किट की खरीदारी में गड़बड़ियों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। डॉक्टरों की जान से खेलने की इस साजिश ने सनसनी फैला दी है। कोरोना जैसी महामारी के इलाज में भी लापरवाही के खुलासे ने देश के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का इलाज डॉक्टर पीपीई किट पहनकर करते हैं, दरअसल वो पीपीई किट मानकों के अनुरूप नहीं है। ये खबर सामने आई है नोएडा और मेरठ से, जहां घटिया पीपीई किट अस्पतालों में डॉक्टरों को सप्लाई की गई है। एबीपी गंगा से मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता ने खास बातचीत में बताया कि कई बिंदुओं पर ये किट फेल थी। यही वजह रही कि शासन को लिखित में इसकी शिकायत की गई और शासन ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए इन सभी किटों को वापस मंगा लिया है। हमारे साथ खुद आरसी गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, क्या था पूरा प्रकरण, कितनी किट थी और क्या उनमें मानकों में कमी पाई गई? ऐसा है कि 100 किट हमारे पास लखनऊ से आई थी। उसके बाद फिर हम लोगों के यहाँ पे जो एक आंतरिक सुरक्षा समिति है जो कि उसकी क्वालिटी देखती है, तो उन लोगों ने जो उसमें देखा, उसमें जो लोग उसमें वो भी लोग हैं जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वार्ड में, तो उन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि सर इसमें कुछ कमियां हैं कि जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें शायद वायरस नहीं रुक पाएगा, और उसकी जो साइज़ था वो भी छोटा था, जिससे कि गर्दन और पैर खुले हो रहे थे। उसका जो पैर का जो शू कवर था वो भी छोटा था। तो इस तरह कई कमियां थी, वो इंगित करके हमने भेज दी थी। और इस पे जो है शासन बहुत ही पॉजिटिव रहा और उसने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि आप इसको तुरंत जो है वहीं पे वेयर हाउस में वापस करा दीजिए, आपको लखनऊ भेजने की जरूरत नहीं है। असल में जीआईएमसी नोएडा के निदेशक और मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने पीपीई किट को लेकर शिकायत की थी। मेरठ और नोएडा भेजी गई पीपीई किट का जब परीक्षण किया गया तो पाया गया कि उसमें कपड़ा हल्का लगा है, जिससे वायरस नहीं रुक सकता। किट साइज में छोटी थी। इसके अलावा और भी कई खामियां थीं। अगर इस किट को पहनकर डॉक्टर पॉजिटिव मरीजों का इलाज करते हैं या सैंपल लेते हैं तो वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। अगर सर जो ये मानक के अनुरूप किट नहीं थी, अगर उसको पहन के डॉक्टर जिस तरीके से अपने प्रोफेशन में जाते हैं, कोरोना के पेशेंट के पास जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ये जो मानक के अनुरूप किट नहीं थी इसको पहन के जाते तो कितना घातक हो सकता? देखिए, ऐसा है कि ये हम लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी पहन के कुछ भी चला जाएगा। वो यहाँ पे जो सुरक्षा जिम्मेदारी वो हमारी है और हमारी अपने लोग हैं और हमारे मेडिकल टीम है, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, तो उनकी सुरक्षा इसीलिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है और कोई भी चीज़ उस कमेटी के बगैर पास किए हम अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ये बात है कि मतलब हम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है और हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और सप्लायर जो जहाँ से भी आई हैं किट, उनको वापस किया गया, उनको शिकायत की जाएगी शासन के लेवल पे, क्योंकि ये काम हमारे लेवल का नहीं था, इसलिए शासन को रेफर कर दिया है और शासन ने उसका संज्ञान लिया है और शासन उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अब जल्द ही 500 नई किट भेजने के आदेश भी दे दिए गए हैं।
ये फैसला तब हुआ जब इतना बड़ा घोटाला सबके सामने आया, लेकिन इसका गुनहगार कौन है, इसका जवाब अब भी मिलना बाकी है। हालांकि हमारे खबर दिखाने के बाद सरकार एक्शन में है। ये जो किट आई थी, ये मेडिकल कॉलेज की तरफ से आई थी या प्रशासन सरकार की तरफ से भेजी गई? ये जो देखिए, शासन में तो वहाँ पे तो मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं है ना, तो वहाँ पे तो जो भाई जो जब मेडिकल जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जब जहाँ पे टेक्निकल आदमी वहाँ पे जाएगा तभी तो पता चलेगा। तो वो इस बार संज्ञान ले लिया, यहाँ पे आ गया, पता चल गया। अब इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नोट की जाएंगी। अब वहाँ पे भी शायद एक कमेटी बनेगी जो कि इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट करके तब यहाँ भेजेगी। तो ये धीरे धीरे चीज़ें ना, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि सबके लिए नहीं हैं, तो मतलब इसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि आज हम सही हैं वो गलत है। कभी धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उस तरह से इवॉल्व होंगी। इन किट्स की सप्लाई यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने की है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वहीं यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की एमडी श्रुति सिंह ने एबीपी गंगा को बताया कि किट की क्वालिटी घटिया नहीं है। हाँ, उनके साइज को लेकर कुछ समस्या आई है। उन्होंने कहा कि जिन किट्स को लेकर शिकायत की जा रही है वो कोविड-19 को लेकर जारी भारत सरकार की गाइडलाइंस के पहले की हैं। सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद सिर्फ उन्हीं मानकों के अनुसार पीपीई किट भेजी जा रही हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो किट्स हमने अभी उपलब्ध कराए थे मेरठ में और नोएडा में, ये हमने अक्टूबर 19 में हमने ख़रीदा था। अक्टूबर 19 में हमने ख़रीदा था कमेटी के द्वारा और 115 रुपये में ख़रीदा था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय था H1N1 जो स्वाइन फ्लू है और उस समय थोड़ा डेंगू का प्रकोप चला था, उनके जांचों करने के लिए वहाँ के स्टाफ के लिए ये पर्याप्त मात्रा में ISO स्टैंडर्ड का कमेटी द्वारा उसको फैसला करके ये हमने तब ख़रीदा था। और उस समय हमारा पूरा काम उस समय चला था जब ये बीमारियां चल रही थी। हम सभी जिला अस्पतालों में और जहां जहां आवश्यकता थी वहां हमने भेजा भी था, काम भी चल रहा था। इस समय जब कोरोना आ गया था तो कोरोना में आवश्यकता पड़ी और पूरे देश में आवश्यकता पड़ गई, एक साथ विश्व में भी कमी आ गई। तो हमने भी अपने ऑर्डर सब जगह प्लेस किए थे और जब तक हमारे ऑर्डर दूसरे नहीं आ पाए थे तो इसको हमने कुछ जगह पर हमने दिया था। और जहां से ये सूचना जो आज आप बता भी रहे हैं, जिसमें सूचना प्राप्त हुआ कि ये अधोमानक है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का बयान और स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी एक जैसा है। दोनों ही लोग गड़बड़ किटों को कोविड-19 की गाइडलाइन आने से पहले का बता रहे हैं। सर के जो उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, वो किसी भी तरह से गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं है। वो तो देखिए, अब जब बता रहे हैं वो 115 रुपया का था और ये 1086 रुपया का है। दो चीज़ तो बहुत अंतर है। उस समय की बीमारी के लिए भी वो पर्याप्त था, पूरा आपका सर ढक देता है, नीचे ज़मीन तक वो पूरा कवर कर लेता है। ऐसा नहीं था, मगर हो सकता है कि कोविड के लिए उसके मानक उस समय अलग था। उस समय तो कोविड आया नहीं था। आज के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे जो निर्देश आते हैं तो हम वही वाला लेते हैं जो वो हमको रिकमेंड करते हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो उसी को हम मानते हैं। तो उनके माध्यम से जो भी दिया जा रहा है आज केंद्र सरकार के द्वारा हमको सहयोग किया जा रहा है और हम अपने टेंडर के माध्यम से जितना हम खरीद पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हम लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है 2-3 दिन में पर्याप्त मात्रा में सभी मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ भी टेस्टिंग लैब्स हमारे हैं वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और जो हम इमरजेंसी सर्विसेज प्रारंभ करना चाह रहे हैं जिला स्तर पर, वहाँ भी हमारे किट्स ये सब पहुँच जाएंगे। जो किट शासन खरीद रहा है उनके परीक्षण के लिए कोई टीम नहीं बनी है। शायद यही वजह है कि ये किट परचेज कर ली गई है, लेकिन वो तो डॉक्टरों की सतर्कता कहिए कि वक्त रहते किट की खामियों को पहचान लिया गया। जो किट थी उसमें कई खामियां थी, उनको चिन्हित करके सरकार को अवगत कराया गया था और सरकार ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए उन सभी किटों को वापस मंगाया और जो मानक के अनुरूप किट हैं उन्हें भिजवाने के आदेश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये किट घातक हो सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की और जो टीम है, एक्सपर्ट है, जो इसको चेक कर रही थी, उसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा भी कहा जा सकता है कि टल गया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बिना जांच के किटों को कैसे अस्पतालों तक भेजा गया? सफाई कितनी भी दी जाए, लेकिन इस मामले में लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, जिस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मेरठ से बलराम पांडे के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो समझिए कि ये पीपीई किट हमारे कोरोना सिपाहियों का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इसी के साथ वो सिपाही कोरोना के खिलाफ जंग के मैदान में उतरते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ती है। आखिर क्या है ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आइए समझते हैं। जिस पीपीई किट को लेकर इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिस पीपीई किट को लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मची हुई है, जो पीपीई किट कोरोना का सबसे बड़ा हथियार है, उसके बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। कोविड-19 के मरीज के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, जिसे पहनकर ही कोरोना के मरीज का इलाज किया जाता है। इस किट को पहनकर इलाज करना बहुत आसान है। इस किट को पहनकर ही डॉक्टर संदिग्ध मरीज के पास जाता है, क्योंकि ये एक विशेष तरह का वायरस प्रोटेक्शन सूट है। इसलिए मेडिकल स्टाफ इसे पहने बिना आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटीन वार्ड में प्रवेश नहीं करता है। इसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट कहा जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। वायरस से खुद को बचाने के लिए डॉक्टर पहनते हैं। पीपीई शरीर को संक्रामक विषाणुओं के संपर्क से रोकता है। मरीज और डॉक्टर के बीच एक दीवार का काम करता है। कोरोना वायरस से सबसे नजदीक की जंग मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर लड़ रहे हैं। इन डॉक्टर मेडिकल स्टाफ के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण पीपीई किट की जरूरत है। यही वजह है कि देश भर में इस किट की मांग बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है। पीपीई किट में ग्लव्स, गाउन, शू कवर, हेड कवर और मास्क होता है। रेस्पिरेटर, आंखों की सुरक्षा, फेस शील्ड और गॉगल्स होते हैं। दस्ताने संक्रामक सतह को सीधे छूने से रोकते हैं। गाउन, जूते और हेड कवर संभावित जोखिम से बचाते हैं। सर्जिकल मास्क ड्रॉपलेट को अंदर जाने से रोकता है। गॉगल्स आंखों की सुरक्षा करता है। पूरी तरह से प्रोटेक्टिव होने के चलते इस किट के अंदर हवा भी प्रवेश नहीं करती है और थोड़ा सा बोलने में आपको गर्मी महसूस होती है और सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। भारत में कोरोना के बाद पीपीई की डिमांड बढ़ गई है। विश्व में चीन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। भारत में भी उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। 25 अप्रैल तक और बढ़ेगा किट का उत्पादन। एक दिन में किट का उत्पादन करीब 30,000 यूनिट होगा। रेलवे समेत कई कंपनियां पीपीई किट के उत्पादन में लगी हैं। इन पीपीई किटों को दोबारा सैनिटाइज किए बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा हथियार है जो कोरोना की इस महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कवच का काम कर रहा है। ऐसे में इनके साथ कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और अब बात होगी मुरादाबाद कांड की। वही मुरादाबाद कांड जिसमें फूलों के हकदारों पर पत्थरों की बारिश की गई। आज एबीपी गंगा पहुंचा है उसी ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो पर हमने जानने की कोशिश की कि कैसे अचानक से गलियों में भीड़ पहुंची और कौन था मुरादाबाद कांड का असली गुनहगार। साथ ही जानी हमले में घायल डॉक्टर मूलचंद्र अग्रवाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। मुरादाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी में साजिश के खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जो फूलों के हकदार थे उन पर पत्थरों से हुए हमले को पूरे देश ने देखा और अब नवाबपुरा के उस इलाके में सन्नाटा पसरा है, जहां 15 अप्रैल के दिन साजिशन कोरोना जांच करने पहुंची डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर नवाबपुरा इलाके में अब हालात कैसे हैं और उस दिन घटना किस तरह हुई थी, कैसे हालात बिगड़े, ये जानने के लिए एबीपी गंगा पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। मुरादाबाद के नागफनी का ये वो इलाका है जहां ग्राउंड जीरो पर हमला हुआ था स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर। अब पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वही मस्जिद हाजी नेब है जहां पर जिसके करीब में जो सरताज अली है उनकी मौत हुई है और जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो पाए गए हैं। सामने जो मकान है वो सरताज अली का मकान है, ये जिस पर सैयद मंजिल लिखा हुआ है। ये सामने वाला मकान जो है उस पर जो
नोटिस भी चस्पा लगा कर दिया गया है। और ये बराबर में इसी गली से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी गली जो है सैनिटाइज़ की जा रही है। और यहाँ बराबर में जो दूसरा मकान है वो सरताज अली के भाई का मकान है और यहाँ जो पुलिस है वो परिवार को समझा रही है। जिस सरताज अली की मौत के बाद परिवार की जांच करने पहुंची टीम पर हमला हुआ, उस सरताज के परिवार से भी हमने बात करने की कोशिश की। सरताज के परिजनों का साफ कहना है कि वो जांच टीम का सहयोग कर रहे थे। हमले के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। मतलब साफ है कि इसकी साजिश कहीं और रची गई थी। हम तो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, आप सर से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पता नहीं भीड़ कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो हमें मालूम नहीं। परिवार में क्या काम होता है आपके? पीतल का कारोबार। अच्छा, ये बताइए, जो बताया जा रहा है कि जमात से जुड़े हुए हैं, क्या तबलीगी जमात की विचारधारा के लोग हैं आप, या जमात में कभी जाते हैं? नहीं, हमारे तो कभी आज तक गए नहीं जमात में हम लोग। अच्छा, नहीं। एक जानकारी और मिल रही है कि साउथ इंडिया से कुछ पीतल का कारोबार है, जो कुछ चिराग वगैरह बनते हैं, उसके सिलसिले में आना जाना साउथ इंडिया रहता है आपके परिवार के लोगों का। क्या लगता है आपको कि कहाँ से संक्रमित हुए होंगे? नहीं सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सरताज के बड़े भाई रौनक अली, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, उनकी मौत 5 अप्रैल को हुई थी। उनके बेटे शादाब के मुताबिक उनका ब्लड शुगर का इलाज 7-8 साल से डॉक्टर आकाश अग्रवाल के यहाँ से चल रहा था और अचानक हार्ट अटैक होने से 5 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। बड़े भाई थे सरताज के, उनकी मौत किस वजह से हुई थी? उनकी तो हार्ट अटैक से हुई है। मतलब उनका सोते सोते, मतलब ठीक सोए थे, सोते सोते बीपी हाई हुआ, शुगर हाई हुई और अचानक ही मतलब उनको सीने में दर्द हुआ, पसीने आने लगे, तो उसी में ही उनका 2-3 घंटे में उनका ख़त्म हो गया। क्या पहले से उनकी हार्ट की कोई दवाई चलती थी, कहीं से इलाज चलता था या अचानक? ब्लड शुगर का इलाज चलता था। ब्लड शुगर? हाँ। अच्छा, क्या नाम था उनका? रौनक अली। क्या उम्र थी उनकी? उनकी 65। अच्छा, उसके बाद से फिर ये सरताज अली की तबीयत कब खराब हुई? सरताज अली की तबीयत, हाँ, सरताज अली की तबीयत तो ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो मैं तो अपने घर में ही था। मृतक सरताज के सामने हाजी नेक वाली मस्जिद है, उसी में ये लोग नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन हाल फिलहाल वहाँ कोई जमात भी नहीं आई थी। ऐसे में परिवार के लोग कोरोना संक्रमित कैसे हुए ये पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों का मतलब तबलीगी जमात में जाना आना या तबलीग वालों का आना कोई कनेक्ट? नहीं, कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई भी तबलीग से जुड़ा नहीं। अच्छा, तो जो ये मस्जिद है घर के सामने आपके, मस्जिद हाजी नेक, क्या यहाँ पर जमात आकर के ठहरी थी? जो बताया जा रहा है कि यहाँ जमात ठहरी थी दिल्ली मरकज से होकर। नहीं, यहाँ कोई जमात आई नहीं। अच्छा, ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि शाम के टाइम में जब असर की नमाज के बाद तबलीग के लोग अमूमन अपने इलाके में गश्त करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या आपके पापा या चाचा कोई तबलीग वालों से मिलते थे, मुसाफा करते थे कभी? नहीं सर, वो तो बस नमाज पढ़ी अपने अपने काम में बिजी हो जाया करते थे। जिस टीम पर हमला हुआ था उस टीम का नेतृत्व कर रहे मुरादाबाद जिला अस्पताल के डॉक्टर मूल चंद्र अग्रवाल अब खतरे से बाहर आ चुके हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए उस दिन के ऐसे तथ्य उन्होंने बताए जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 पुत्र जो सरताज के थे उनको हमने बुलवाया और उसी घर में सरताज का छोटा भाई भी रहता है, इमरान, उसको बुलवाया, पूरा घर पूरा मोहल्ला सैनिटाइज़ कराया। फिर उसका एक भतीजा दाऊद बाहर रहता है, उसको बुलवाया, उस सबसे बात करी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया और बात करके जब लोग हम लोगों से मुतमईन हो गए तो ये हुआ कि ठीक है सर, हम लोग चल रहे हैं, आप 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े रख लीजिए क्योंकि 3-4 दिन लग जाएंगे शायद, हमें आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आपका सैंपल कराना है। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस को आने में थोड़ी सी देर, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना था। इतनी देर में धीरे धीरे बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी। अच्छा, छतों पे महिलाएं बहुत सारी दिखने लगी। तो मेरे संगी साथी मेरे से बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा। मैंने यार, हाँ, बोले अभी तक हम इतने इलाकों में जाते हैं, नागफनी, बरबलान, सब जगह जा रहे हैं, कहीं ऐसी भीड़ नहीं दिखाई दी। 2-4 लोग दिखते हैं, बस दिखते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा लग रही है। डॉक्टर अग्रवाल के लिए ये घटना हैरान करने वाली थी, क्योंकि वो इससे पहले मुरादाबाद में अलग अलग इलाकों से क्वारंटीन करने के लिए लगभग 400 से ज्यादा लोगों को ला चुके थे और कहीं कोई बदसलूकी नहीं हुई थी, बल्कि लोग खुद सहयोग करते थे। वो लोग वहाँ चले गए, बस जैसे ही वो लोग वहाँ गए और शांत करने की भीड़ काफ़ी थी, इतनी देर में वहाँ जो खड़े लोग थे वो कहने लगे कि
ये लोग हमारे लोगों को ले जाते हैं और हमारे लोगों को खाना नहीं देते, भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, पानी नहीं देते और जो है वो इंजेक्शन लगा के इन्हें कोरोना कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं। क्योंकि साइड से बैठ रहा था तो उस पर डंडा मारा, जोर से पत्थर फेंका उस पर, लेकिन वो बैठ गया। मैं एक सेकंड के लिए उनको बैठा के तो पीछे पलटा ही था कि ठीक है, उसने जो कुछ करा बहुत अच्छा करा। क्योंकि समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को ताकि भीड़ जो है वो उसके बाद तो एक पत्थर यहाँ के बहुत बड़ा सा पड़ा, फिर सिर पर डंडा एक पड़ा। मैं उठकर भागने की कोशिश करता रहा लगातार ताकि मैं भाग सकूं। थोड़ी देर में फिर तो पत्थर, फिर मैं गिर गया। तो कितने लाठी, डंडे, घूंसे, चप्पलें लाते, पता नहीं कहीं से मैं उठ के भागा। फिर भी एक बुज़ुर्ग, काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे थे वो, तो वो आए और बोले यार मर जाएगा, मत मारो इसे, मर जाएगा ये। उन्होंने मुझे उठाया और 2, 4, 5 कदम चले होंगे, तीर में SHO नागफनी वो आ गए। 15 अप्रैल को परिवार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जा ही रहा था कि पीछे चौराहे की तरफ से सकरी गलियों से लोगों की भीड़ जमा होने लगी और फिर उन्हें हटाने पुलिस उस तरफ गई तो वहां से भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया था। और अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। पुलिस फोर्स जो है चप्पे चप्पे पे लगा दी गई है और जो पुलिसकर्मी हैं वो सरताज अली और उनके परिवार के संपर्क में हैं। उनको समझा रहे हैं कि किसी के लोगों से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, दूरी बना के रखनी है। और जो कोरोना का संक्रमण है वो क्योंकि अभी 2 लोगों में और इस परिवार के आ गया है तो इसकी वजह से और ज़्यादा सतर्कता जो है बरती जानी ज़रूरी है। उबैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुनाह, गुनहगार और अपराध, नाम कई लेकिन काम एक। इनका हिसाब आपको मिलेगा सिर्फ क्राइम डायरी में। गोंडा में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला खोडारे थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि इलाके के रहने वाले 3 युवकों ने नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। नाबालिग की तलाश में जुटे परिजनों को वो बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना खोडारे पर 3 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में 3 महिलाओं को पुलिस से अभद्रता करना महंगा पड़ गया। मामला उस वक्त का है जब लॉकडाउन के दौरान एक युवक की गाड़ी का पुलिस चालान करने लगी। तभी युवक के साथ मौजूद 3 महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस से अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और सभी के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। अंतर्गत सुबह मसानी चौक के ऊपर जो मसानी चौराहा है, वहाँ पर जो महिला सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी 3 महिलाओं के द्वारा वहाँ पर आकर अभद्रता की गई उनके द्वारा और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इसके संबंध में तीनों को अरेस्ट किया गया और तीनों के खिलाफ 188 और सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारी पर के साथ अभद्रता करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के जाफराबाद इलाके में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गोपीपुर का एक थाना जाफराबाद में 2 पक्षों में लड़ाई हुई है और दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत हो गया और दोनों मुकदमा का पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इसमें इस पक्ष का आरोप है कि वहाँ ये विवाद हुआ था। क्या पुलिस? देखिए, बहुत छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन सब इशू बना लिया उसको। एक मोटरसाइकिल से थोड़ा सा टक्कर लगी और उसी बात को इशू बनाते हुए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले बच्चों में, फिर लड़ाई बड़ों में हो गई। शामली पुलिस ने टीम पर हमला करने वाले शराब माफियाओं के 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों कैराना थाने की पुलिस अवैध शराब की जानकारी पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन बीबीपुर हटिया गांव में शराब माफिया समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक दरोगा घायल हो गए थे। के थाना कैराना क्षेत्र के ग्राम डेरा संगतपुर में 2 दिन पूर्व
अवैध शराब की सूचना पे गए हल्का इंचार्ज पे वहाँ के कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया था। इस घटनाक्रम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था थाने पे। 3 नामजद अभियुक्त थे, कुछ अज्ञात थे। जो तीनों नामजद अभियुक्त इस घटना में थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कैराना पुलिस द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है। और इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।